चवंत मिलिए शिवसेना से। भाई ये कहानी अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और सूरत जो भारत की आत्मा से जुड़े हैं, उसी तरह भारत के 2 अभिन्न अंग सूरत मुंबई है। दिल्ली भारत का दिल है और मुंबई उसकी धड़कन। शायद सच ही कहते हैं लोग, यह नहीं। भारत के उसी दिल का एक टुकड़ा माही। 19 साल की माही अपने पापा के साथ लगभग 2 महीने की उम्र में मुंबई आई थी। उसकी मां को ब्लड कैंसर था जिसका इलाज करवाने उसके पापा अपनी पत्नी और 2 महीने की मासूम बच्ची के साथ दिल्ली को छोड़कर मुंबई आए थे। मुंबई सपनों का शहर कहते हैं। यहाँ हर रोज कई नए सपने पनपते हैं। कई पूरे होते हैं और कई टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो इंसान को कभी हारने नहीं देती और वह है उम्मीद। यह उम्मीद ही है जो इंसान को हर दिन मेहनत करने का जुनून देता है, लेकिन जो इंसान को जीने का नसीहत देता है। एक गरीब इंसान हर दिन उम्मीद के जरिए मेहनत करता है और उस उम्मीद के जरिए ये सपना देखता है कि हमारी व्यवस्था ठीक हो जाए। यही उम्मीद लेकर आए थे माही के पिता अमित शाह भी, लेकिन उसकी पत्नी एक दिन ठीक हो जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था, वह उम्मीद भी बिखर गई और 9 महीने की दूध के बिना माही बिन माँ की हो गई। जिस उम्र में बच्चे अपने मुंह से माँ शब्द निकालना सीखते हैं, उस उम्र में माही की माँ उससे दूर हो गई। अमित शाह जी ने बड़े ही लाड़ दुलार से अपनी माही की परवरिश की कई मुसीबतों का सामना किया। रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमित शाह भाई शादी कर लो, नई माँ आएगी तो बच्चे की परवरिश कर लेगी। लेकिन अमित शाह जी ने शादी करने से इनकार कर दिया, ये सोचकर ना जाने सौतेली माँ आकर मेरी मासूम बच्ची महक के साथ कैसा व्यवहार करें। अमित शाह जी ने अपनी माही के लिए माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन हॉस्पिटल में क्लर्क की नौकरी हासिल की और अपनी बेटी की परवरिश की। घर और नौकरी, इसके साथ ही एक छोटी बच्ची, सभी की परवरिश करने में जो कठिनाइयां उनके सामने आई, उन्होंने उन सभी कठिनाई को दरकिनार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। अमित शाह जी का सिर्फ एक ही सपना है कि उनकी बेटी माही तिवारी बड़ी होकर एक जिम्मेदार डॉक्टर बने। और जिस हॉस्पिटल में अमित शाह जी आज क्लर्क की नौकरी करते हैं, उसी हॉस्पिटल में उनकी बेटी एक दिन सफ़ेद कोट लगाकर शान से चलते हुए अमित शाह जी को ये गर्व महसूस कराएं कि गरीब इंसान भी सपना क्यों नहीं देख सकता है। एक नई उम्मीद, माही के डॉक्टर बनने का। अपने पापा की लाडली और उनके दिल की धड़कन माही अपने नाम की तरह चंचल और सुगंधित, जहां जाती है अपनी चंचलता से खुशियों की मान बिखेर देती है। अमित शाह जी का सपना है उनकी माही डॉक्टर बने और गरीबों की मदद करें, ताकि जिस तरह उनकी पत्नी लता ने कैंसर की बीमारी के कारण अपनी जान गंवाई, वैसे किसी और गरीब की जान न जाए। क्योंकि अमित शाह जी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन पैसों की कमी से उनकी पत्नी का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था। बस उसी दिन से ही उन्होंने ठान लिया था कि अपनी माही को वह डॉक्टर बनाकर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी माही भी अपने पापा के सपने को ही अपना सपना मान चुकी है और वह भी चाहती है कि पढ़ लिख कर वह अपने पापा के सपने को पूरा करें, ताकि उसके पापा सीना चौड़ा करके कह सके कि माही उनकी बेटी है। माही पढ़ने में बहुत ही होशियार है, हर साल टॉप करती है। इस साल उसने 10वीं की परीक्षा दी है, जिसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। माही उम्र 16 साल, कद 5 फुट 7 इंच, आंखें लाइट ग्रीन, रंग सवला, छोटी सी नाक, तीखे नैन नक्श, लंबे रेशमी घने बाल, पतली कद काठी। जिसने 12वीं तक पढ़ाई की है और उसका सपना डॉक्टर बनने का है। सिर्फ पापा है जो उसकी जान है। माही एक हंसमुख लड़की। -2। चलिए जान लेते हैं कहानी के दूसरे और में कैरेक्टर शिवसेना बारे में। शिवसेना उम्र 26 साल, टाटा फार्मास्यूटिकल्स का मालिक, एक पार्थ और जूली इंसान जिसके लिए डॉक्टरी सिर्फ उसका पेशा है। उसे अपने मरीजों से कोई भी सिंपैथी या लगाव नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने मरीजों को कुछ समझता ही नहीं, बल्कि उसका पेशा ही है उसके सुख दुख का साथी। हर वक्त सिर्फ काम में लगा रहता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी मेहनत और लगन से निभाता है और काम में गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिवसेना एशिया का जाना माना न्यूरोसर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और हार्ट सर्जन। कहते हैं वह मौत के मुंह से भी अपने पेशेंट की जान बचा लेता था। आमतौर पर जिस सक्सेस और पोजीशन को पाने के लिए 45 साल लग जाते हैं, शिवसेना ने महज 26 साल की उम्र में ही उसे हासिल कर लिया। IQ 357 से ऊपर, स्मार्ट, रिच और हैंडसम होने के साथ साथ उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। शहर में कई जाने माने हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां शिवसेना हॉस्पिटल के नाम से हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल की कई ब्रांच विदेशों में भी है। इतना ही नहीं, शिवसेना कई सारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर चुका है, जिसके कारण बिजनेस और मेडिकल की दुनिया में उसकी अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, कई देश के कई बड़े मेडिकल कॉलेज भी शिवसेना हॉस्पिटल के अंडर ही आते हैं। सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो शिवसेना मल्टी बिलियनियर है। इसके साथ ही वह दिखने में हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग है। कद 5.8-6 पैक एब्स, नीली आंखें, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, सिल्की काले बाल। कोई भी अगर शिवसेना को देखे तो उसे परफेक्ट ही कहेगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में होती है अपनी कुछ कमियां। ऐसे ही शिवसेना में भी है एक कमी, उसकी एक अजीब बीमारी,
और इसी बीमारी का इलाज पाने शिवसेना आया है मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसे अपनी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। ना जाने कितनी ही सर्जरी, कितनी ही मेडिसिन, एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी, लगभग हर फील्ड में शिवसेना ने अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह नाकामयाबी ही हाथ लगी। यानी शून्य। इस शून्य ने शिवसेना की जिंदगी को भी शून्य बना दिया है। आज एक जिम्मेदार सर्जन को एक पार्थ और जूली इंसान में तब्दील कर दिया है, जिसके अंदर किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, जो सिर्फ अपने काम को एक जिम्मेदारी समझकर निभाता है, जिसके लिए किसी की खुशी, किसी की फीलिंग कोई मायने नहीं रखती, जो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है, जो हमेशा अपने आप में बिजी रहता है, अपने काम में बिजी रहता है, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है शिवसेना को, जिसका इलाज शिवसेना पागलों की तरह ढूंढ रहा है, जिस इलाज को पाने के लिए शिवसेना ने अपने आप तक को खो दिया, जिसके लिए वह बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। आखिर इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका अंत कहाँ होगा, इसका जवाब ना तो शिवसेना के पास है और ना ही किसी और के पास इसका जवाब है, सिर्फ वक्त के पास। शिवसेना को सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ना एक दिन उसे अपनी बीमारी का इलाज जरूर मिलेगा। रात लगभग 11 बजे शिवसेना हॉस्पिटल। इस वक्त शिवसेना अपने ही केबिन के एक प्राइवेट रूम में सोया हुआ था। लगभग 4 घंटे लगातार सर्जरी करने से वह थक चुका था और अपने विला ना जाकर वह अपने केबिन के ही प्राइवेट रूम में सोया हुआ था। अचानक 11:15 पर उसका फ़ोन रिंग होता है। वह नींद में ही कॉल उठाकर रिसीव करता है। सामने उसका दोस्त अमन खन्ना उसे बताता है, शिवसेना बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुमने जिस पेशेंट की सर्जरी की थी अचानक उसकी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा। खबर मिलते ही शिवसेना तेजी दिखाते हुए तुरंत अपनी नींद छोड़कर वार्ड की तरफ भागता है। आईसीयू में जाकर वह देखता है सभी डॉक्टर और नर्स पेशेंट की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शिवसेना सामने आकर मामले की गंभीरता को देखता है और आसपास लगे हुए इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है। उसे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। उस पेशेंट की अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई थी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उस पेशेंट की उम्र लगभग 60 साल थी। उसके परिवार वाले उसके आसपास खड़े होकर रो रहे थे, एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उस पेशेंट की बेटी शिवसेना का कॉलर पकड़ लेती है। आखिर कैसे सर्जन हो तुम? कैसी सर्जरी की है मेरे पापा की, जो अभी से ही उनकी हालत ऐसी हो गई? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी, तुम्हारे इस हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगी। याद रखना। यह नज़ारा। आसपास खड़े नर्स और डॉक्टर हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे। वह लोग शिवसेना से उस लड़की को छुड़ाते हुए एक तरफ करते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, मैडम प्लीज़ शांत हो जाए और हमें चेक करने दीजिए, हमें टाइम दीजिए, आप प्लीज़ यहाँ शांति बनाए रखिए और बाहर जाकर इंतजार कीजिए। पेशेंट की बेटी रोते और चिल्लाते हुए कहती है, कैसे शांत हो जाओ, कैसे इंतजार करूं, तुम लोगों के हाथों में अपने पापा को मरने के लिए छोड़ दूं क्या? हम लोगों ने तुम पर भरोसा किया था, अपने पापा की जिंदगी तुम्हारे हाथों दे दी थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया। कहकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगती है। शिवसेना अभी तक हैरानी से खड़े उस मरीज के लक्षणों को देख रहा था। अचानक शिवसेना पास में रखे हुए एक खाली इंजेक्शन को उस मरीज के फेफड़ों में मारता है। ये शॉट इतना झटकेदार था कि आसपास खड़े लोगों की आंखें हैरानी से बाहर आ गई थी। सभी हैरानी से शिवसेना की हरकतों को देख रहे थे, लेकिन शिवसेना किसी की परवाह ना करते हुए उस इंजेक्शन को निकालकर एक बार फिर उस मरीज के सीने में भोंक देता है, जिसके कारण अचानक उस मरीज को जोर का झटका लगता है और वह कुछ इंच बेड से उछल जाता है। कुछ पल के लिए उसकी धड़कनें मानो बंद हो जाती है, जो देखकर सभी घबराहट और निराशा से अपने सर झुका लेते हैं, क्योंकि सबको लगता है वह मरीज अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। तो वही पेशेंट के फैमिली वाले घबरा जाते हैं, उनका कलेजा मुंह को आ जाता है और उनकी चीखें निकलने लगती हैं। पेशेंट की बेटी तो सदमे के कारण लगभग बेहोश ही होने वाली थी, लेकिन तभी कुछ पलों बाद उस मरीज की सांसें वापस आ जाती हैं, जिससे सभी की सांस में सांस आई। देखते ही देखते सभी का चेहरा खिल चुका था और वह लोग हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हैं, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शिवसेना कठोर शब्दों में आसपास खड़े नर्स और डॉक्टर से कहता है, इनके सीने में एयर पंप लगाओ और उसके मीटर को ऑब्जर्व करो। इनके सीने में ऑक्सीजन अच्छे से पंप नहीं हो रही थी, इसलिए उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब सब कुछ नॉर्मल है। कहकर शिवसेना बिना एक्सप्रेशन के अपने चेहरे को लिए उस केबिन से बाहर जाने लगता है। तभी अचानक उस मरीज की बेटी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शिवसेना के आगे आकर उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपसे बदतमीजी की, लेकिन मैं क्या करती, अपने पापा को इस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। शिवसेना अपने चेहरे के गंभीर भाव को बनाए रखते हुए उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, सिर्फ तुमने ही अपने पापा की जिंदगी हमारे हवाले नहीं की, बल्कि इस हॉस्पिटल में रहने वाले हजारों मरीजों ने अपनी जिंदगी हमारे हवाले की है और उनकी जिंदगी को बनाए रखना ही हमारा फर्ज है।
हम अपने मरीजों के साथ खून के रिश्ते से नहीं जुड़े लेकिन दिल और प्रोफेशन के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। उनके दर्द और तकलीफ़ों से हमें भी फ़र्क पड़ता है। जब वह अपनी ज़िंदगी हमारे हवाले करते हैं उस वक्त ही हम लोग यह फ़ैसला कर लेते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमें उसकी ज़िंदगी बचा कर ही रहनी है और उसके भरोसे पर खरे उतरना है। इसके लिए हम लोग सिर्फ अपनी नींद है और चैन सुकून ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी भर की पढ़ाई एनर्जी लगा देते हैं। इसलिए आप लोगों का ये कहना कि हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों के काम पर उंगली उठाना हमारी बेइज्जती है। इसलिए आगे से कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले सोच लेना। जिस तरह आप लोग अपनी नींदें बर्बाद करते हुए अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हम लोग भी अपनी नींदें बर्बाद करते हुए अपने मरीजों के लिए हर पल खड़े रहते हैं। कहकर शिवसेना अपने एक्सप्रेशन लेस फेस को लेकर वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद वह लड़की शिवसेना को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये दिखने में खड़ूस है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। शिवसेना अपने केबिन में जाकर पियून से एक कप कॉफ़ी मंगाता है और उस कॉफ़ी का सीप लेते हुए अपनी कुछ पुरानी बुक्स और लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लगता है। तभी अचानक उसका दोस्त मोहन खन्ना उसके केबिन में इंटर होता है। इस वक्त उसकी आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी जो इधर उधर झूल रहा था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था वह काफ़ी मेहनत करके आया है और इस वक्त उसे नींद की सख्त ज़रूरत है। मोहन खन्ना शिवसेना के केबिन में आकर नींद में झूलते हुए उसे कहता है, अरे शिवसेना, तू अभी सोया नहीं? मुझे तो लगा था तू सोया हुआ होगा। तू इंसान नहीं है क्या? तुझे नींद नहीं आती? सुबह 7 बजे भी हमारी सर्जरी है, इसलिए थोड़ा टाइम है, आराम कर ले यार। अपने दोस्त अमन खन्ना की बात सुनकर शिवसेना अपने चेहरे पर बिना एक्सप्रेशन लिए कॉफ़ी का सिप लेते हुए लैपटॉप में देखते हुए अमन से कहता है, मुझे नहीं सोना लेकिन तुझे देखकर लग रहा है तुझे बहुत नींद आ रही है। जा अपने केबिन में आराम कर ले, कहीं ऐसा ना हो तो ऑपरेशन के वक्त भी झपकियां लेता रहे। तू अच्छे से जानता है मुझे काम में लापरवाही पसंद नहीं है। ये सुनकर मोहन मुंह बनाकर यूं ही आधी नींद में झूलते हुए एक चेयर पर बैठ जाता है और शिवसेना से कहता है, हाँ मालूम है तुझे काम में लापरवाही पसंद नहीं, लेकिन मेरी भी तो प्रॉब्लम समझना यार। कैसे जाऊं मैं अपने केबिन में? वह जूली मेरे केबिन में मेरा इंतजार कर रही है। अगर इस वक्त मैं उसके सामने गया तो पक्का वह मुझ पर चिपक जाएगी और उसके बाद नींद तो दूर की बात है, चैन की सांस भी लेने नहीं देगी। मोहन की प्रॉब्लम सुन शिवसेना अपना सर झटकते हुए बिना किसी इंटरेस्ट लैपटॉप पर यूं ही अपनी नज़र गड़ाए हुए बोला, तो उसे चिपकने का मौका भी तो तूने ही दिया है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस हॉस्पिटल की ऐसी कोई नर्स और ऐसी कोई डॉक्टर नहीं बची जिस पर तूने फ्लड ट्राई ना किया हो। तो अब जूली में क्या बुराई है, जा और एंजॉय कर। ये सुनकर मोहन मुंह बनाकर बिना किसी इंटरेस्ट के बोल, क्या यार शिवसेना कैसी बातें कर रहा है? तू अच्छे से जानता है ना मैं किसी भी लड़की के साथ एक हफ्ते से ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, और इस जूली को तो 1 महीना हो गया मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, बार बार कह रही है डॉक्टर मोहन आई लव यू, डॉक्टर मोहन मुझसे शादी कर लो प्लीज़। लेकिन तू तो जानता है ना मुझे रिलेशनशिप और शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना तो बस एक ही फंडा है, एंजॉय करो जब तक जवानी है, सिंगल रहो मस्त रहो, क्या फालतू इन बीवियों के चक्कर में चिक 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 सुनते रहो, उनके नखरे बर्दाश्त करना, हाय तौबा ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है। और मोहन की थिंकिंग को सुनकर शिवसेना अपने काम में लगे हुए मोहन से कहता है, जब तुझे शादी और रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ही नहीं है तो इतनी सारी लड़कियों के साथ अफेयर क्यों करता है? सिंगल रहना मेरी तरह। ये सुनकर मोहन मुंह बनाते हुए कहता है, सिंगल और वह भी तेरी तरह? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? मुझे एंजॉय करना है अपनी लाइफ, अपनी जवानी और एंजॉयमेंट को वेस्ट नहीं करना तेरी तरह। और मेरा छोड़, तू अपनी बता, तू कौन सा खुशी खुशी सिंगल है? आज तू भी मेरी तरह होता अगर तू। कहते हुए मोहन ने अचानक अपने शब्द मुंह में ही रोक लिए, क्योंकि उसे महसूस होता है उसने शायद कुछ गलत बोल दिया। वह शिवसेना से क्लेरिफाई करते हुए बोला, सॉरी शिवसेना, मेरे वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस। शिवसेना अभी भी अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे को लिए मोहन से कहता है, इट्स ओके, मुझे पता है तेरे कहने का क्या मतलब है। चल ठीक है, जा तू मेरे प्राइवेट रूम में सो जा, मुझे इस वक्त काम करना है, मुझे अभी नींद नहीं। दोस्तों, आप लोगों की भारी डिमांड पर मैंने इस स्टोरी को दोबारा शुरू की है। आशा है आप इस स्टोरी को उतना ही प्यार देंगे जितना मैंने सोचा है। भाई ये कहानी अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।